हेलो। हाँ हेलो। हाय शिवानी। हाय हेलो मैम। हाय, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? वेट ए मिनट। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, सो टेल मी समथिंग अबाउट यू बिफोर स्टार्टिंग अप. आई थिंक वी शुड नो ईच अदर. मैम आई एम फ्रॉम बिहार and I'm interested into preparation of UPSC. ओके ओके. शिवानी, My name. आप अपना कैमरा ना ऑन ही रखें बच्चे. आप अपना कैमरा ऑन रखें. यस, थैंक यू. अच्छा, यू आर फ्रॉम बिहार? Yes ma'am. ओके ओके. तो आज जो मैं टॉपिक कराने वाली हूँ दैट इज फ्रॉम द हिस्ट्री. ठीक है? Okay मैम. तो मैंने पहले हिस्ट्री का टॉपिक लिया है और बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से उठाया है. तो जो मेरा टॉपिक है, लेट मी. मैम मैं पहले जानना, आपने मुझे पहले सिलेबस का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, क्योंकि इस यूपीएससी में थोड़ा सिलेबस को ही जानना पहले वो जरूरी है. सिलेबस के बारे में आप जानना चाहते हैं? लाइक आप प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं कि आप मेंस के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं? मैं प्रीलिम्स में बेसिक्स है मैम, मेरे को उतना आइडिया नहीं. मैं ये जानती हूँ बट पढ़ना कैसे है, टॉपिक कैसे कवर करना है, ये सब मेरे को थोड़ा जानना है, तभी मैं स्टार्ट कर पाऊंगी. ओके ओके, आप मैं समझाती हूँ आपको. सबसे पहली बात तो ये है, शिवानी आप मेरी एक बात समझिए. आप अभी किसके लिए टारगेट कर रहे हैं? 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं ना? 23 के लिए मैम. हाँ, 23 के लिए आप टारगेट कर रहे हैं. तो देखिए, ये पूरा जो एक प्रोसीजर है वो पूरे एक साल का है. अगर हम एक साल अच्छे से अपना समय दें तो वी कैन प्रिपेयर दैट. ठीक है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, पर एक साल की प्रिपरेशन मांगता है. ओके. तो प्रीलिम्स में आपका बेसिकली क्या चीज है? प्रीलिम्स में आपके जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है कि देखिए, आपका पहले जीएस का पेपर आएगा. ठीक है, दैट इज जनरल नॉलेज का जो पेपर आएगा वो उसमें आपका ओके. तो उसके अंदर आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपका हिस्ट्री आएगा. ठीक है, आप लिख लें. आप लिख लें, हिस्ट्री आएगा. मैम वेट ए मिनट, मैं लिख रही हूँ. हाँ, आप लिख लें, हिस्ट्री आएगा. और हिस्ट्री में भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. आपका मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आएगा. यस मैम. हिस्ट्री, देखिए 5 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा. हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बेसिकली जो एशियंट हिस्ट्री है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आएगा. आपका मिडिवल हिस्ट्री नहीं आता है और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं आता है. ठीक है, अब हम देखेंगे ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, जिसके अंदर हमें उसके सारे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक सब कुछ पढ़ना पड़ता है. तो बेसिकली आपका सेकेंड सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी. हिस्ट्री के बाद आप लिखिए ज्योग्राफी. यस मैम, लिख लिया मैंने. ओके शिवानी. देन द थर्ड वन इज पॉलिटी. पॉलिटी के अंदर हमें पूरा पॉलिटी, बेसिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. वी हैव टू रीड ऑल दिस विथ थॉरो रिवीजन. बहुत अच्छे से हमें पूरी बुक, लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, वी हैव टू फॉलो दैट बुक. प्रीलिम्स में आप सिर्फ एक लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. ओके. देन उसके बाद इकोनॉमिक्स. यस. मैम एक बार हिस्ट्री का रिपीट कर देंगी, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न. हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. बेसिकली आपका एशियंट हिस्ट्री आता है. देखिए, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, क्योंकि आपको एक फ्लो बनाना होता है. पर देखा ये गया है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके एशियंट हिस्ट्री से आते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं. ओके. देन उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के ऊपर आपका सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, मतलब बेसिकली सारा आएगा. एंड उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. देन उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल साइंस भी आता है, जिसके अंदर आपका जो क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, ये सारी चीजें उसमें कवर की जाती हैं. ओके मैम.
ठीक है शिवानी, एंड द लास्ट टॉपिक इज जनरल साइंस। आपका साइंस आता है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको 10 तक की साइंस आनी ही चाहिए। आपको 10 तक की साइंस तो बिल्कुल आनी चाहिए। 11-12 का इज आई नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लर्न, क्योंकि 11-12 थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन 10 तक की साइंस यू मस्ट फॉलो विथ इट। ओके, तो उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जितने भी आपके करंट अफेयर्स जितने भी चल रहे हैं हाल फिलहाल, वो सब आता है। ठीक है शिवानी? सो यू हैव हिस्ट्री, you have geography, you have polity, you have economics and you have science. These are the 5 main subject जो कि आते हैं, और उसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं। Is this clear to you, Shivani? Yes ma'am, हो गया clear मेरे को। Okay, तो shall I start with the class? Okay ma'am। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कमिंग ऑफ यूरोपियंस इनटू इंडिया। अच्छा, आपको ये पता है शिवानी कि यूरोपियंस क्यों इंडिया में आए थे? जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में क्यों आए थे? डू यू नो दैट? कैन यू टेल मी? मैम एक्चुअली वो बिजनेस पर्पस से आए थे। बिजनेस पर्पस से आए थे, वेरी गुड। बिजनेस पर्पस से आए थे, उनका बेसिक रीजन क्या था? ट्रेड, ट्रेड करना चाहते थे वो। और कोई रीजन? मैम यहाँ से मतलब मैम एक्चुअली वो जानते थे कि इंडिया को मतलब एक सोने का देश भी कहा जाता है, तो एक तरह से यहाँ के चीजों को उन्होंने अपने यहाँ जाके मैन्युफैक्चर किया। उनकी Okay. अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को मैम उन्होंने अपना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? और क्या चीज हो सकती है? ऐसा वहां पे क्या कमी थी? ऐसी वहां पे कौन सी चीज कम पड़ रही थी उनको कि उनको इंडिया की तरफ आना पड़ा, उन्हें मिडल ईस्ट की तरफ आना पड़ा? अभी तो मैम मेरे को इतना ही ध्यान में है। हाँ, आपने जो ट्रेड वाला बोला है कि बिजनेस करने के लिए आए थे, दैट वाज करेक्ट, लेकिन आप खुद ही सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो कि भैया वहां पे क्या कमी थी उनके पास कि उनको इंडिया आना पड़ा? उनके पास क्या चीजें नहीं थी? उनके पास मैम मैन्युफैक्चर करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो यहाँ इंडिया में मैम उनको शायद लगा कि ये बेटर पर्पस हो सकता है। ओके ओके, तो अभी हमें दिस इज कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। अब देखो शिवानी, जो मेरा पर्पस है करवाने का ना, मैं ऐसे करवाती हूँ। हम पहले क्या करेंगे, रुको मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। देखो, हम सबसे पहले ये आप लाइन देख रहे हो ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीफेस, ठीक है? देन वी विल डू रीजंस, उनके कारण क्या थे होने का। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे फेजेस, एंड देन वी विल डू द इवैल्यूएशन। जो भी टॉपिक होगा हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि अंत में इसका इवैल्यूएशन क्या है। तो आई होप आप अपनी कॉपी और किताब लेके बैठे होंगे शिवानी। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक कि कमिंग ऑफ यूरोपियंस इनटू इंडिया को हम 4 फेजेस में देखेंगे: प्रीफेज, रीजन, फेजेस एंड इवैल्यूएशन। आप अपनी कॉपी में ये लिख लीजिए। लिख लिया है मैम मैंने। वेरी गुड। तो अब हम 4 फेजेस में देखेंगे ये एक्चुअली हो क्या रहा है, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो प्रीफेस। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको रीजन बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपका जो टेम्परेट इलाका है, जहां पे आपका ये लंदन वगैरह पड़ता है, जहां पे आपका यूके वगैरह पड़ता है, वहां पे बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, बहुत ही बर्फ पड़ती है, बहुत ही वो लोग मतलब बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। वहां पे आपका स्पाइसेस नहीं होता है, जो मसाले होते हैं वो नहीं होता है। आपका जो कॉटन होता है, कॉटन की खेती नहीं होती है। इसीलिए जो आपके अंग्रेज थे और आपके जितने भी फ्रेंच, अंग्रेज, हॉलैंड वाले जो लोग थे, डच पीपल थे, उनको मिडल ईस्ट की जरूरत पड़ती थी, दैट इज इंडिया की जरूरत पड़ती थी यहां से कॉटन और मसाले को ले जाने के लिए। शिवानी, कैन यू टेल मी, अब बता सकते हो कि वहां पे किस चीज की कमी थी? मैम कॉटन और टर्मरिक की। स्पाइसेस, टर्मरिक मत बोलो, स्पाइसेस बोलो। वहां पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन था, वहां पे स्पाइसेस और कॉटन की खेती नहीं होती थी, इसीलिए वो हमारे पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो आप ये पॉइंट
अब प्रीफेस लिख लो कि साउथ ईस्ट एशिया आर द लाइफलाइन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन. Europeans face harsh climatic condition, so their need for spices cloth is based on Southeast Asia only. This demand and lead to various geographical discoveries, conquest and colonization of various countries and region. आप preface लिख लो. लिख रही हूँ मैम, वेट अ मिनट. हाँ हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम. मतलब इतनी चीज समझ में आ रही है ना कि उनके पास किस चीज की कमी थी. यस मैम, ये मेरे को बेसिक से समझ में आ रहा है. उनको समझ, आपको ये समझना होगा कि उनके पास कॉटन और स्पाइसेस थे ही नहीं, तो इसके लिए उनको इंडिया तो आना ही पड़ता. ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई कि उनको तो आना ही पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाता, उनकी अपनी जरूरतें. कपड़ा कहाँ से पहनते, दे डोंट हैव द कॉटन, तो कॉटन की जो रिक्वायरमेंट थी वो इंडिया से ही फुलफिल हो रही थी. चलो ये हो गया प्रीफेस. अब हम आगे करेंगे रीजंस. आप ये जल्दी से लिख लो, मुझे बता दो. ओके मैं लिख रही हूँ. मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं कर लूंगी अपना, आप आगे बढ़ो. पक्का. सी दीज आर द नोट्स. आप मैं मान रही हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे, लेकिन शिवानी आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि तुरंत के तुरंत आप उसको लिखोगे, बिकॉज आप ना फिर वो सोचोगे मैं बाद में लिख लूंगी, बाद में कर लूंगी, वो नहीं होता है. अभी आई एम गिविंग यू द टाइम, आप लिख सकते हो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. नहीं होता है मैम. आप लिख लोगे ना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस मैम, वो आई नो, क्योंकि लिखा हुआ चीज जल्दी याद होता है और हाँ लिखने से फर्क पड़ता है. और आपको ये आपका काइंड ऑफ नोट्स भी मैं आपको दे रही हूँ, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं साथ साथ. ठीक है, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो. मैं स्क्रीनशॉट नहीं प्रेफर करूंगी, मैं कहूंगी कि आप लिख लो. लिख रही हूँ मैं सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाएंगे मुझे मैम? अभी तक के लिए तो हाँ, बाकी मैं अपने सर से बात करती हूँ, वो बता देंगे कि किस तरह से करना है. अभी तक के लिए तो मैं ही हूँ. लिख लिया शिवानी? यस मैम, आई हैव डन. ओके वेरी गुड शिवानी. अब हम पढ़ेंगे आपका रीजंस. अब देखो रीजंस में क्या आता था. पहला तो मैंने आपको बताया जियोग्राफिकल डिस्कवरीज. देखिए शिवानी, अब देखिए क्या हो रहा था कि उस समय में जो आपकी जो यूके की सरकार हो गई, मतलब ब्रिटेन की सरकार हो गई, फ्रांस की सरकार हो गई, डच की सरकार हो गई, जो भी थी ना, वो उस समय ना जो उनकी शिप बिल्डिंग थी, मतलब शिप बिल्डिंग पे, नेविगेशन साइंस पे बहुत पैसा लगा रहे थे. वो सेलर जो होते थे उनको पैसा देते थे कि आप डिस्कवरीज कीजिए, आप जाके समुद्र में डिस्कवरीज कीजिए कि कहाँ पे कौन सी लैंड है, कौन सा सिंपल रूट है, वो उनको इसके लिए पैसा देती थी. उसके बाद गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर कर दिया एक्सपेंसेस को, ठीक है, ताकि एडवेंचरस सेलर्स जो हैं वो जाके ढूंढ सके. उसके बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा एंड वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया को खोजा. तो सबसे दूसरा रीजन क्या था उनका यहाँ पे आने का, कि उनको उनकी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी, उनको सी का रूट पता चल रहा था इंडिया तक आने का. ठीक है, तो वो आ सकते थे, तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही. और सेकंड रीजन क्या था कि दे वांटेड टू टेक द मोनोपोलीज ऑफ अरब एंड वेनेशियन ट्रेड टू अवॉइड हॉस्टाइल तुर्किश एम्पायर, और ट्रेड करना चाहते थे. रीजन ये लिख लो, मैं आपको अभी एक और पॉइंट समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. फटाफट से ये रीजन लिख लो, फर्स्ट एंड सेकंड, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज एंड ट्रेड. I have done. लिख लिया मैम. ओके, ये पूरा लिख लिया? हाँ मैम, ये मैंने पूरा लिख लिया. ओके शिवानी, अगर मैं आपको ना एक चीज समझाना चाहती हूँ,
वर्ल्ड मैप देखते हैं। आपको मैं एक और सजेशन दूंगी, आपको एक और सजेशन दूंगी कि आप ना वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप पॉलिटिकल ले सकते हो, पॉलिटिकल लेके अपने रूम में चिपका दो, ठीक है। जब भी आपको कोई लोकेशन देखनी हो, रेफर दैट। अभी से आपको सजेशन दूंगी, 15-20 रुपए का आएगा एक मैप। आप वर्ल्ड का मैप एंड इंडिया का मैप दोनों लेके अपनी दीवार पे चिपका दें, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो आपको मैं कुछ दिखाना चाहती मैम ये रीजन पे आपने अभी शेयर स्क्रीन नहीं किया, अभी प्रीफेस ही मुझे नजर आ रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा है, मैप नहीं दिख रहा है? ये मैम प्रीफेस, नो मैम मैप तो नहीं दिख रहा। आपने शेयर स्क्रीन किया है ना मैम? हाँ, शेयर स्क्रीन किया है मैंने। आपको मैप नहीं दिख रहा है? मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, वर्ल्ड मैप। ओके, एक मिनट दिखाइए मैम फिर से। रुको, मैं दोबारा से करती हूँ शेयर। मैप दिख रहा है शिवानी? हाँ अब दिख रहा है मैम। देखो शिवानी, अब देखो, अब थोड़ा सा मैप से समझने की कोशिश करते हैं। जो यूरोपियंस थे ना, जो यूरोपियंस थे वो इंडिया से ट्रेड कैसे करते थे? मिडल ईस्ट। जो मिडल ईस्ट में जो तुम्हारे अरब ट्रेडर्स थे, जो अरब के लोग थे ना, अरब, ध्यान से सुनना, अरब के लोग क्या करते थे? वो अरब के लोग क्या करते थे कि यहां से, इंडिया से सामान लेते थे और यूरोप तक पहुंचाते थे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये सब इंडिया से सामान लेते थे और यूरोप को पहुंचाते थे। ये मिडल ईस्ट के जो अरब थे वो ऐसा काम करते थे, ठीक है। लेकिन फिर वहां पे कॉन्स्टेंटिनोपल, ओटोमन एम्पायर आ गया। ओटोमन एम्पायर आ गया तो वो बहुत ही हॉस्टाइल थे। वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे यूरोपियन को यहां से सामान ले जाने के लिए, ठीक है। ओटोमन एम्पायर आ गया, कॉन्स्टेंटिनोपल 1492 में आया था, और वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे इंडिया को, इंडिया से यूरोप तक सामान ले जाने के लिए। अब यूरोप में तो दिमाग खराब हो गया कि अब वो क्या करे, कहां से सामान लेकर आए। इसी वजह से उन्होंने समुद्र का रास्ता ढूंढा। देखो, यहां से बाई केप ऑफ गुड होप से जो आपके वास्को डी गामा थे वो इंडिया तक आए, ठीक है। उन्होंने सी का रास्ता ढूंढा। 1492 में यहाँ पे मिडल ईस्ट पे ऑटोमन एम्पायर आ गया। 1498 में वास्को डी गामा ने सी का रास्ता ढूंढा। ये बात आपको समझ में आई शिवानी? मैम आपने क्या बोला? ऑटोमन एम्पायर? ऑटोमन एम्पायर, आप 1492 में ऑटोमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो इस चक्कर में वो बहुत ही मतलब वो हॉस्टाइल थे, मतलब वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे कि यहां से सारा सामान यूरोप में ट्रांसफर हो। चलो, एक ये रीजन है। अच्छा, अभी आप ना ये ड्रॉ कर लो, शिवानी, फेजेस लिखो। पहला है ऑटोमन एम्पायर कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। फिर उसके बाद जो तुम्हारा वेनिस और जिनोवा था उसने भी मोनोपोलाइज कर दिया सी ट्रेड। अभी मैं तुमको वेनिस और जिनोवा भी दिखाती हूँ। एंड जो थर्ड था, फिर वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया इन 1498। ओके मैं लिख रही हूँ। लिख लो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। लिख लिया मैम। अच्छा, वेरी गुड। अब तुम वर्ल्ड मैप पे दोबारा चलो। देखो, यहाँ पे ना वेनिस एंड जिनोवा है, जहां पे मेरा एरो दिख रहा है शिवानी। यस मैम, यस मैम। यहाँ पे वेनिस और जिनोवा है। एक तरीका तो ये था कि यूरोप पे सामान कैसे पहुंचे, मिडल ईस्ट के थ्रू पहुंचे, जो अरब ट्रेडर्स पहुंचाते थे। और दूसरा क्या तरीका था कि ये वाला सी रूट लेके वो इंडिया से सामान लिए। लेकिन यहाँ पे जो वेनिस और जिनोवा था, दीज आर द कंट्रीज, वो मोनोपोलाइज कर लिए सी ट्रेड, मतलब वो भी सी ट्रेड पे कब्जा कर लिए और वो नहीं जाने देते थे। वो यूरोप को, यूरोपियंस जैसे कि तुम्हारे फ्रेंच हो गए, तुम्हारे यूके वाले लोग हो गए, ब्रिटिश हो गए, उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे कि ये वाला रूट फॉलो करें। पहला रूट बंद, दूसरा रूट बंद, तो अब उनके पास क्या रास्ता बचता है शिवानी? मैम सी का।
का रास्ता बचता है, ये वाला रूट बंद हो गया, ये वाला रूट बंद हो गया, तो फिर देखो 1453 में ये रास्ता बंद हुआ, फिर उसके बाद वेनिस एंड जेनोवा का रास्ता बंद हुआ, फिर उसके बाद अब कौन सा रास्ता बचता है, सी का। तो पहले तो जो तुम्हारे क्रिस्टोफर कोलंबस थे 1492 में, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो बेसिकली इंडिया को ढूंढने निकले थे, पर उन्होंने क्या ढूंढ लिया, अमेरिका ढूंढ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा फाउंड इंडिया, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू शिवानी? यस मैम, साउथ में कालीकट में आए थे पहली बार। हाँ, बाय केप ऑफ गुड होप इन कैलिकट आए थे, वेरी गुड। अब हम देखेंगे इन फेजेस को, तुम थोड़ा सा डिटेल में देखो। Arab merchants were largely responsible to transport the material through Asia Minor and Middle East, but these routes came under control of the Turkish Ottoman Empire, occupied Asia Minor and captured Constantinople in 1453. मैंने अभी आपको शिवानी ये पॉइंट समझाया है, आप इस पॉइंट को फटाफट से लिख लो, ये पहले वाले पॉइंट को लिख लो। शिवानी आपके पास लैपटॉप है? यस मैम है। आप ना नेक्स्ट टाइम से लैपटॉप से करना, ठीक है, ज्वाइन, क्योंकि फिर आपको लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके मैम। हाँ, उसमें ना स्क्रीन बड़ी बड़ी रहती है, मोबाइल में आपको अपना सर घुसाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए कह रही हूँ कि आप लैपटॉप से ज्वाइन करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके मैम। शिवानी लिख लिया आपने? मैंने अभी फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया, सेकंड लिख रही हूँ। सेकंड वाला देखो, वेनिस एंड जेनोवा के बारे में, उन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया था ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, और वो किसी भी नए स्टेट को, जैसे कि स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, उस रूट को फॉलो नहीं करने देता था। अब बेचारे, अब ये करे तो करे क्या, ये जो तुम्हारे पोर्तुगल वाले थे, स्पेन वाले थे, ब्रिटिशर्स थे, वो कौन सा रास्ता अपनाए, तो वो लोग नए नए सी रूट्स ढूंढने लगे कि इंडिया तक कैसे पहुंचा जाए। अब ओके मैम। शिवानी अभी आप पढ़ रहे हो कि लाइक अभी ब्रेक ले रखा है? मैम एक्चुअली मेरा ये ग्रेजुएशन का ना लास्ट सेम अभी मई तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी आप मतलब लास्ट थर्ड ईयर में हो? यस मैम, लास्ट थर्ड ईयर में हूँ, अपने घर में हूँ, बट नेक्स्ट वीक तक मैं अपने वहाँ दिल्ली चली जाऊंगी, अभी कुछ काम से अपने होम टाउन आई हुई थी। ओके ओके, ठीक है। तो अभी मैं सोचा था यूपीएससी की प्रिपरेशन को, लेकिन मैं वो खुद यूट्यूब से किसी तरह पढ़ के कर रही थी, लेकिन मेरे को प्रॉपर गाइडेंस की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि सिलेबस वगैरह का समझ में नहीं आता है। यस मैम, पहले उसके सिलेबस को, क्योंकि क्या पढ़े, कितना टॉपिक को कवर करना है, बुक कौन सा मायने रखता है, तो इस सब के चलते मैंने। नो डोंट वरी, आपको हम सब कुछ बताएंगे, आपको कौन सी बुक लेनी है, कौन से नोट्स फॉलो करने हैं, इवन आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू नोट्स। मतलब मैं आपको एकदम क्रिस्प नोट देने की कोशिश करूंगी ताकि आपको देखते ही याद हो जाए। मैम प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा जरूरी है, एमसीक्यू वो क्वेश्चन की, उसी से तो शिवानी, होगा। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, लाइक मेरे टीचर ने जो मुझे बताया था कि आप जो भी पढ़ो ना, किताब बंद करो, पेन पेपर लो और लिखने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जितना भी आपने पढ़ लिया ना, आप किताब बंद करो, देन उसके बाद पेन पेपर लो एंड ट्राई टू याद करके लिखने की कोशिश करो कि कितना है, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। यस मैम। आपने वेनिस एंड जेनोवा के बारे में लिख लिया?
यस मैम, मैंने लिख लिया। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था, ये एक्चुअली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो फेजेस है ना, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है मैम, और ये थर्ड पॉइंट है कि टू ब्रेक द मोनोपोलीज ट्रेडर स्टार्टेड टू सर्च न्यू रूट्स ढूंढने लगे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ऑफ स्पेन जो कि इंडिया ढूंढने निकले थे, अमेरिका ढूंढ लिए, एंड 1498 में वास्को डी गामा कैलिकट पे पहुंचे थे। और पता है जब वो वापसी में गए सामान लेके, उन्होंने 60 टाइम्स ज्यादा रेट पे बेचा। उन्हें सोचो कितना फायदा हुआ वास्को डी गामा को। मैम। हाँ, ये पॉइंट भी फटाफट से लिख लो। शिवानी, आर यू डन? वेट अ मिनट मैम, बस तो मैम आई मतलब थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई ना शिवानी कि वो जो यूरोपियंस थे वो इंडिया क्यों आए और कैसे आए? यस मैम। क्यों आए? क्योंकि उनके पास कमी थी और उस कमी को पूरा करने के लिए उनको इंडिया की जरूरत थी। और जब बीच के सारे रास्ते बंद हो गए तो उनको एक ही तरीका मिला, सी का रास्ता। ठीक है। मैम ये सी का स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है। कहाँ पे? सी मैम, न्यू सी रूट होगा ना, SCE लिखा है, ये SCA होगा। शायद मैंने गलती, हाँ हाँ हाँ, दिस इज मेरी गलती है, माई मिस्टेक, आप ठीक कर लेना। मैम हो गया। अब लास्ट पॉइंट याद है ना, जो हमने स्टार्टिंग में टेबल बनाया था, मैंने कहा था कि लास्ट पॉइंट हम इवैल्यूएशन लिखेंगे। यस मैम। तो देखिए इवैल्यूएशन में क्या हुआ कि अब ये जो डिस्कवरीज हुई उसकी वजह से जो अफ्रीका था वो गोल्ड और आइवरी ट्रेड के लिए खुल गया, स्लेव ट्रेड के लिए खुल गया, एंड उसकी वजह से मोनोपोली ऑफ स्पेन एंड पोर्तुगल, बट लेटर इट केम डोमिनेट। पहले तो जो मोनोपोली थी वो सिर्फ स्पेन और पोर्तुगल की थी, क्योंकि स्पेन और पोर्तुगल ने ही तुम्हारा अमेरिका और इंडिया ढूंढा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे डच, फ्रेंच और ब्रिटिश मर्चेंट्स ने भी इस पे कब्जा कर लिया। ठीक है। स्टार्टिंग में स्पेन एंड पोर्तुगल की मोनोपोली थी, बाद में डच, फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों की भी मोनोपोली आ गई थी। तो इवैल्यूएशन में ये पॉइंट लिख लीजिए शिवानी, वी आर डन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इवैल्यूएशन कर दिया मैंने, आपका एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। ओके, कि वाई दे केम टू इंडिया, वाई, हाउ, कैसे वो आए, किस लिए आए, ये सारे चीजें हमने इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश की है शिवानी। ठीक है। मैम यही वाला, मैम ये इवोल्यूशन वाला एक बार फिर से मेरे को थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए इवैल्यूएशन में हम लास्ट पॉइंट, वो समरी जो लिखते हैं ना वो यही लिखते हैं। देखिए जो आपका अफ्रीका था
अफ्रीका भी एक तरह से ओपन था, वहां पे गोल्ड बहुत होता है, आइवरी बहुत होता है, तो उसका ट्रेड होने लगा, ठीक है। और वहां पे स्लेव ट्रेड भी होने लगा, मतलब उन लोगों को स्लेव की तरह यूज करने लगे। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि स्टार्टिंग में स्पेन और पोर्तुगल, क्योंकि स्पेन और पोर्तुगल जो क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा थे, वो स्पेन और पोर्तुगल से थे। तो स्टार्टिंग में इंडिया हो गया या अमेरिका हो गया तो उन्हीं की मोनोपोली थी, मतलब वो अपना ही ट्रेड करते थे, किसी और को नहीं करने देते थे। लेकिन धीरे धीरे डच, फ्रेंच और ब्रिटिश मर्चेंट्स भी मैदान में आ गए और उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, मतलब उन लोगों ने झगड़े वगड़े करके, वॉर करके जीता, एंड देन दे केम टू इंडिया। ओके, स्टार्टिंग में हमारे यहाँ कौन आया था? पोर्तुगल। जो वास्को डी गामा थे वो फ्रॉम पोर्तुगल, एंड जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो स्पेन के थे। ये पॉइंट लिख लो शिवानी, देन वी आर डन। ओके मैम। ओके शिवानी, अब आपको कोई प्रॉब्लम? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग? समझ में आ गया। आपको आ गया ना, तो फिर मैं कॉल कट करूं, वरना अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क मी। मैम एक्चुअली वो जिन्होंने मुझे इस व्हाट्सएप पे ऐड किया, वो बता रहे थे कि आप कुछ असाइनमेंट वगैरह दोगी जो मुझे आपको करके देना है। शिवानी, अभी तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे तो सिर्फ बोला गया है कि डेमो लेने के लिए। हाँ वो डेमो पे भी मैम, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि वो टीचर आपको कुछ असाइनमेंट देंगे, फिर अगर आप वो उन्हें करके देते हो फिर वो आप क्या फीडबैक देते हो, मेरे को कुछ ऐसा बोला था उन्होंने। शिवानी, मैं आपको क्या ही असाइनमेंट दूं अभी? लाइक आप इसको पढ़ो, मैं तो यही कहूंगी इसको पढ़ो और तभी आपको पता चलेगा। बाकी कोई असाइनमेंट होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। वैसे मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि असाइनमेंट वगैरह भी देना है। आई थिंक आप इसको रिवाइज करो, जाके अपनी बुक्स पढ़ो, हिस्ट्री की किताबें निकालो, एनसीईआरटी निकालो सारी अपनी, ठीक है? दैट इज द बेस्ट वे। एनसीईआरटी तो आपको रटना है, एनसीईआरटी इज लाइक अ बाइबल टू यू। ओके, एनसीईआरटी मैम 6 to 12 की लेनी होगी ना? 6 to 12 की लेनी होंगी, लेकिन 12 की सारी एनसीईआरटी मत ले आना। लाइक अभी मैं आपको बता दूंगी, आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, धीरे धीरे सब आपको पता चल जाएगा। आज ही मैं सब कुछ नहीं बता सकती, तो आपको सब कुछ मैं बता दूंगी। लेकिन 6 to 10 की एनसीईआरटी तो आपके पास मस्ट होनी चाहिए ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है मैम, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल सारी। एंड अगर आपको बुक्स चाहिए तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, 6 to 10 की तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी जाके पढ़ सकते हो। अगर आपको लैपटॉप और मोबाइल से पढ़ने, आई थिंक लैपटॉप से पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप उससे पढ़ते हो तो आपको सारी की सारी बुक्स आर अवेलेबल देयर। ओके, यस मैम। चलो शिवानी, एनीथिंग एल्स? नो मैम, थैंक यू। चलो बाय, हैव अ नाइस डे।